गुड मॉर्निंग क्लास। फर्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज इंडियन बैंकिंग सिस्टम। एज यू ऑल नो, बैंकिंग इज वन ऑफ द फ्लरिशिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। बैंकिंग कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर पार्ट होता है टर्शरी का। जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कंट्रोल करती है सारी फाइनेंशियल और बैंकिंग एक्टिविटीज, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Ministry of Finance is the executive body which controls and regulates all the financial and banking functions in India. Now the two apex body which deals basically the banking and the finance in India is RBI and SEBI. RBI stands for the Reserve Bank of India. As you all know, it is one of the oldest and the most important bank in India. RBI का formulation हुआ था RBI Act 1934 के। ये एक्ट पास किया गया था टू एस्टेब्लिश अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हु वुड कंट्रोल ऑल द बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। सेबी की बात करें तो सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हैंडल करती है आपके स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। जितना भी इन्वेस्टमेंट का पर्पस के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है वो सेबी में की जाती है। सेबी दिन डिवाइड होता है टू मेजर ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज एनएसई एंड बीएसई। एनएसई जो होता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है एंड बीएसई जो होता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। दोनों का पर्पस सेम होता है। दोनों काम क्या करते हैं? टू प्रोवाइड एंड रेगुलेट द स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया। ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है, एनएसई इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बट बीएसई इज द ओल्डेस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्रोल द स्टॉक्स इन एशिया। अब बात करते हैं आरबीआई की। सेबी जो टॉपिक होता है वो बैंकिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एनआईएसएम के लिए। एनआईएसएम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटीज मार्केट। इसमें जो लोग काम करते हैं वो लोग वर्क करते हैं एएमसीज में, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जिन्हें कहा जाता है, जो पर्टिकुलर लोग डील करते हैं इन बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स। तो वो लोग काम करते हैं सेबी में। हमारा जो मेन कंसर्न होता है, हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो होता है आरबीआई। आरबीआई क्या है, आरबीआई क्यों फॉर्म हुआ था एंड आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें आरबीआई कंट्रोल करता है। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं डिवीजन से। आरबीआई का डिवीजन 3 पार्ट में होता है। फर्स्ट होती है एनबीएफसी। ये वो कंपनीज होती हैं जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर फॉर्म की गई थी। देन जो दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के बैंक्स हम पढ़ते हैं दैट इज शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। हमारे जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं वो फॉर्म किए गए थे अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उस वक्त जो बैंक इंक्लूड हुए थे या जो बैंक रजिस्टर किए गए थे वो बैंक शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। जो बैंक आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर नहीं होते। आरबीआई की एक रूल बुक होती है जिसमें शेड्यूल्स होते हैं। आरबीआई एक्ट का जब फॉर्मुलेशन हुआ था तो फर्स्ट शेड्यूल में आरबीआई ने इंडिया को डिवाइड किया था 4 जोन्स में। जोन्स होते हैं आपका नॉर्दर्न जोन, वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन एंड सर्दर्न जोन्स। सेकंड शेड्यूल जो आता है आरबीआई का, उसमें आरबीआई ने सेक्शंस दिए थे एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए थे हाउ अ बैंक कैन वर्क। तो जो बैंक रजिस्टर हुए थे अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक्स एंड द बैंक्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आर कंसीडर्ड एज द नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो होते हैं और शेड्यूल्ड बैंक में एक मेजर डिफरेंस होता है पेड अप कैपिटल का। पेड अप कैपिटल जनरली होती है इक्विटी फंड्स। इक्विटी होती है आपकी ओनरशिप। एक कंपनी फॉर्म होती है तो उस कंपनी में शेयर्स होते हैं। उस कंपनी की ओनरशिप को जब डिवाइड करके फंड रेज किया जाता है उस फंड को हम बोलते हैं इक्विटी फंड। जिस बैंक का इक्विटी फंड या पेड अप कैपिटल मोर देन 5 लाख होता है दैट बैंक कंसीडर्ड एज द शेड्यूल्ड बैंक एंड जिस बैंक का ये पेड अप कैपिटल लेस देन 5 लाख होता है उसे कहते हैं हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक।
फर्दर जब क्लासिफिकेशन होता है तो मेन जो क्लासिफिकेशन रह जाता है वो शेड्यूल्ड बैंक के अंदर रह जाता है। इसमें दो तरीके के बैंक आते हैं, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक आपने देखे होंगे, काफी बड़े बड़े बैंकों के हम नाम सुनते हैं, SBI, PNB, HDFC, ICICI, ये सारे बैंक क्या करते हैं, ये डील करते हैं कमर्स में, ट्रेड में डील करते हैं। तो इनका जो स्कोप या रीच होती है वो एक बहुत ही मैक्सिमम लोकेशन पर होती है इन द कंपैरिजन टू कोऑपरेटिव बैंक। आपने कोऑपरेटिव बैंक देखे होंगे, सोसाइटीज होती हैं, रूरल ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, वहां पे जनरली पहले कंसीडर किए जाते थे जमींदार, जमींदारी सिस्टम एक फॉलो होता था। आपने अपना लैंड दिया, बदले में आपको कुछ पर्टिकुलर पैसे दिए जाते थे ऑन इंटरेस्ट। इसी जमींदारी सिस्टम को इवॉल्व करके लाए गए थे कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स का जो फॉर्मुलेशन हुआ था वो हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1956। ये वो बैंक्स होते हैं जो कि कॉर्पोरेशन से जुड़े होते हैं। देयर आर जनरली 4 to 5 प्राइवेट प्लेयर्स who can collect their core capital and form this cooperative banks। जनरली जो मेजर डिफरेंस इस कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक में होता है वो सिर्फ रीच का नहीं होता। कमर्शियल बैंक की रीच बहुत ज्यादा होती है, कोऑपरेटिव बैंक की रीच बहुत कम होती है। कोऑपरेटिव बैंक जनरली एस्टेब्लिश किए गए थे फंड्स प्रोवाइड कराने के लिए। एज यू नो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसे फंड्स की जरूरत पड़ती है यहाँ लोगों को अपलिफ्ट होने के लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो हर कोई तो बैंक नहीं जा सकता, बिकॉज कमर्शियल बैंक का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, बहुत ज्यादा लेंथी होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। इन कंपैरिजन कोऑपरेटिव बैंक के जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं वो काफी ज्यादा इजी होते हैं। तो दे आर द प्रैक्टिकली लोन गिविंग बैंक्स। आपने जब बैंक पढ़ा होगा, जब मैंने आपको जब बैंक पढ़ाया था तो हमने दो मेजर चीजें सीखी थी। बैंक हमेशा वर्क करता है 2 फंक्शन पे, वन इज AD एंड अदर वन इज GA, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग एडवांसेस। ये बैंक के 2 फंक्शन होते हैं, पैसे को लेना और पैसे को देना। ये बैंक के लिए बैंक की लायबिलिटी बन जाता है और ये बैंक के लिए बनता है उसका एसेट। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। जो बैंक इन दोनों फंक्शन को परफॉर्म कर जाता है दैट इज कमर्शियल बैंक। जो बैंक सिर्फ आपका ये GA वाला फंक्शन परफॉर्म करता है दैट इज ग्रांटिंग एडवांसेस, वो कोऑपरेटिव बैंक होता है। कोऑपरेटिव बैंक सिंपल डील करता है छोटे शहरों में या रूरल एरियाज में, वहां ये लोगों को लोन प्रोवाइड कराते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उनका अपलिफ्टमेंट हो जाए। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, वो लार्जर मर्जर्स, इंडस्ट्रीज, इन सब चीजों में डील करते हैं एंड दे आर द मोर पब्लिक वर्दी बैंक। काफी ज्यादा ट्रस्ट होता है। आप SBI का नाम सुनेंगे और या आप किसी एक छोटी सोसाइटी का नाम सुन लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक नया बैंक जब खुला था तो इट इज कंसिडर्ड एज द कोऑपरेटिव बैंक। जब जनलक्ष्मी आया था तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं थी जितनी कि SBI या PNB या HDFC की थी। तो जिस बैंक का एक फेस होता है, एक कंसिडरेशन होती है, एक वर्दीनेस होती है, तो वो वर्दीनेस और वो कंसिडरेशन कमर्शियल बैंक्स के पास होता है। ये कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं ये इतने सिक्योर होते हैं दैट यू कैन एक्सेप्ट देयर डिपॉजिट इन देम। बिकॉज जनरली आप देखिए, हम किसी को अपना पैसा देंगे, कंसिडर मैं आपको अपना पैसा दूं तो किस बेसिस पर देंगे? आप कल को फ्रॉड कर सकते हैं या इन अ वर्स्ट केस यू डिडंट रिटर्न माय मनी, तो हु माय कॉन्टैक्ट। लेकिन कमर्शियल बैंक में क्या होता है, आपके पास एक सिक्योरिटी होती है कि हमने बैंक में पैसा दिया है तो हमारा पैसा क्या है, बैंक में सेफ है। That is the major purpose of the bank in the accepting deposit. It is considered as the safeguarding organization for your money. Now, cooperative बैंक जो होते हैं वो हायरार्की सिस्टम पे वर्क करते हैं, lower to the higher. तो on the base there is a rural cooperative banks. ये जो rural cooperative societies होती हैं, ये सोसाइटीज होती हैं जनरली बहुत ही छोटे एरियाज में, गांव विलेजेस में सोसाइटी फॉर्म की जाती हैं। ये जनरली लोगों के ग्रुप्स फॉर्म करती हैं, उन्हें लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, देन उन लोन्स को मंथली पेमेंट में रिसीव करती हैं। देन इफ यू अपलिफ्ट और आप किसी अच्छे टाउन में आ जाते हैं तो उसमें भी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि सेम वर्क करती हैं। दे आर गिविंग द लोन्स टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कोई अपकमिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है या किसी का भी फ्लरिशिंग बिजनेस है, उसे ये लोन प्रोवाइड करते हैं एट लो इंटरेस्ट एंड विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस।
Then there are the state cooperative banks. They are the bigger organization which overlook the entire state. जो मेन हमारा पार्ट होता है या दैट द थिंग विच इज कंसिडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अवर सिलेबस वो होता है कमर्शियल बैंक, बिकॉज मेन जो आपकी कल को जॉब भी लगेगी वो कमर्शियल बैंक में ही लगेगी। तो हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो कमर्शियल बैंक है। अब ये कमर्शियल बैंक 3 टाइप्स के होते हैं, इसमें होता है पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक एंड आरआरबीज। ये जो पब्लिक बैंक होते हैं इसमें होती है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग एक वर्ड होता है, आपने बैंक्स जब देखे होंगे तो बैंक्स के नीचे एक वर्ड लिखा होता है दैट, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा देखा होगा तो उसके नीचे एक लाइन ऐड होती है कि अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि जिस भी बैंक के नीचे ये लाइन लिखी है उसमें 50% से ज्यादा इक्विटी, जो हमने अभी पढ़ी थी ओनरशिप, वो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इफ कोई पर्टिकुलर बैंक है जिसमें 50% से ज्यादा ओनरशिप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की है तो वो प्राइवेट बैंक होता है। देन लास्ट में आरआरबीज आते हैं, दे आर द इंटायर गवर्नमेंट बैंक। ये ओपन किए गए थे ताकि आप फाइनेंशियल रीच एक रूरल एरिया तक पहुंचा सकें। जनरली पहले क्या होता था, विलेजेस में बैंक नहीं होते थे या वहाँ के लोगों को इतनी नॉलेज ही नहीं थी। अब एक किसान है, जनरली वो लोन लेने किसी कैपिटल सिटी या किसी बिग सिटी नहीं जाता था, तो उसको लोन्स प्रोवाइड नहीं किए जाते थे, वहाँ वो लोकल मनी लेंडर से लोन लेता था जो कि इंक्रीज कर रहे थे फ्रॉडरी को। तो उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने ओपन किए आरआरबीज। ये आरआरबीज इंटायरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि वर्क करते हैं टू एक्सपैंड द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द रूरल एरियाज। बात करते हैं पब्लिक बैंक की। पब्लिक बैंक 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट, द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज एसबीआई। एसबीआई एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक अलग पार्ट है पब्लिक बैंक का। एंड एसोसिएट, एज यू नो एसबीआई के 7 एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एसबीआई ऑफ ग्वालियर, एसबीआई ऑफ त्रिवेंद्रपुरम, एसबीआई ऑफ इंदौर। इस तरीके से इसके एसोसिएट एग्जिस्ट करते हैं। 7 टोटल एसोसिएट्स होते हैं एसबीआई के। देन देयर आर द नेशनलाइज्ड बैंक। हमारे पास टोटल नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो 19 है। ये 19 नेशनलाइज्ड बैंक कब बने? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन बैंक के 50% से ज्यादा शेयर को परचेज किया। नेशनलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ था 1969। नाउ बात करते हैं प्राइवेट बैंक की जिसमें आपकी जॉब लगेगी। ये जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं ये बैंक भी 2 ओरिजिन के होते हैं। एक होता है आपका इंडियन ओरिजिन जिसका ओनर या जिसमें प्राइवेट प्लेयर जिनके शेयर ज्यादा हैं, दे आर द सिटीजन ऑफ द इंडिया। एंड नेक्स्ट आता है फॉरेन, कोई बैंक जिसकी पेरेंट कंपनी फॉरेन में है एंड उसकी फ्रेंचाइजीज यहाँ रन करती हैं, तो वो फॉरेन बैंक में आता है। इंडियन प्राइवेट बैंक जो होते हैं उसमें द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक एंड द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइवेट बैंक होता है एचडीएफसी। ये बैंक जो है इट इज द largest private commercial bank in India, and if you are talking about the public bank, तो the largest public bank in India is SBI। बात करेंगे फॉरेन बैंक की, तो फॉरेन बैंक में जो बैंक्स आते हैं दैट आर द HSBC, Standard Chartered Bank, the oldest bank in India of foreign origin is Standard Chartered Bank। So hope आप लोगों को इतना अंडरस्टैंड समझ आया होगा। So thank you for the class।